हाय गाइस, दिस इज योर बॉय उत्कृष्ट। और आज हम बात करेंगे चट्टोपाध्याय कमीशन की। यह है वीडियो का पार्ट 2 जिसमें बात करेंगे सारे उनकी मेजर रिकमेंडेशंस के बारे में। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन और उनके रेफरेंसेस के बारे में बात कर चुके हैं। तो अभी इसमें इनके सारी जो रिकमेंडेशंस हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितनी भी रिकमेंडेशंस के बारे में आगे हमने बात की है उनकी ये शॉर्ट नोट मैंने यहाँ पर बना रखा है ये इस पूरे पेज पर। पहला जैसे नेशनल गोल्स एंड प्रायोरिटीज, यानी क्या नेशनल गोल्स थे। उसके बाद रोल ऑफ टीचर इन अचीविंग द नेशनल गोल टुवर्ड्स न्यू डिजाइन ऑफ एजुकेशन, यानी नई डिजाइन ऑफ एजुकेशन के लिए क्या रिकमेंडेशंस थी। टीचर के स्टेटस के बारे में क्या उन्होंने बताया। उसके बाद इम्प्रूव द इमेज ऑफ टीचर, यानी उस समय जो टीचर्स की इमेज थी उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते थे, इसके लिए क्या रिकमेंडेशंस दी। उसके बाद देन इन्होंने बात की टीचर्स के पे स्केल के बारे में। चलिए अब एक एक के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन में जानेंगे। जैसे पहला पॉइंट था नेशनल गोल्स एंड प्रायोरिटीज, यानी क्या नेशनल राष्ट्रीय लक्ष्य उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को तय किया, उसके बारे में क्या बताया कमीशन ने। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी हो जो एक मतलब शिक्षक और शिक्षा ऐसी हो जो एक संयुक्त धर्मनिरपेक्ष भारत का निर्माण कर सके, एक मॉडर्न सोसाइटी का बना सके, यानी एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण कर सके। वहाँ के लोग प्रोडक्टिव हों, उनके वो उत्पादक अच्छा करते हों, उत्पादक हों वो, और एक केयरिंग सोसाइटी बन सके। तो ये उनके नेशनल गोल्स थे जो उन्होंने डिसाइड किए। अब इन सेकंड पॉइंट है कि इन जो ये नेशनल गोल्स जो थे इनको पाने में एक टीचर का क्या रोल होगा, एक टीचर की क्या भूमिका होगी, इसके बारे में क्या उन्होंने बताया। जैसे टीचर एंड मॉडर्नाइजेशन, तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं। टीचर टीचर जो है वो मॉडर्नाइजेशन में कैसे हेल्प कर सकता है। तो जैसे टीचर अपनी क्लास में बच्चों को पूरी तरह से अलाउ कर सकते हैं कि वो अपने डाउट्स को पूछें, अपने माइंड में जो उनकी क्यूरियोसिटी है उसको क्लियर करें। और टीचर खुद इस तरह का एक माहौल बना सकता है क्लास में, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करके प्रॉब्लम्स का एग्जैक्ट आंसर देकर उनको आसान अच्छी तरीके से सुनकर। तो ये सारी चीज़ों को अपनाकर वो एक नई सोच और खुली सोच, यानी मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टीचर्स रोल इन यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में टीचर का क्या रोल है। टीचर जो है इस तरह के एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकता है और जो मतलब एलिमेंट्री लेवल पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको वो ध्यान में रखकर ध्यान से सुन सकता है और उनकी बच्चों को बेसिक लेवल पे ही तैयार कर सकता है। उसके बाद है रोल ऑफ टीचर इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड वैल्यू। तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी में टीचर क्या रोल निभा सकता है। उसके लिए टीचर को जो है एक खुद साइंटिफिक चीज़ों को सोचना पड़ेगा और इस तरह की जो साइंटिफिक स्टडी है उसमें शामिल होना पड़ेगा, ताकि वो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को बढ़ावा दे सके और अपनी क्लासरूम को सिर्फ एक किताबी ज्ञान तक या इस तरह की शिक्षा तक ना रख कर उसे काफ़ी विस्तृत रूप में ले जा सकता है। उसके बाद है रोल ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग किनशिप विद एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के साथ अपनी रिश्तेदारी को कैसे वो बढ़ा सकते हैं। तो टीचर बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रमोट कर सकता है और खुद भी इसके लिए एक अच्छा रोल निभा सकता है। उनको जो बेसिक वैल्यूज हैं एनवायरनमेंट के प्रति वो सारी चीज़ों को बताकर। उसके बाद है शिक्षा के नए डिज़ाइन की ओर, यानी न्यू एजुकेशन के लिए वो एक खुली सोच वाली एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं टीचर। वो इस तरह की एजुकेशन दे सकते हैं जो डेवलपमेंटल हो, यानी विकासात्मक हो, बच्चों का डेवलपमेंट करती हो। उसके बाद वो 3D फॉर्मूला को अपना सकते हैं, यानी डिस्कवर डेवलप एंड डिसिप्लिन, यानी बच्चों में एक नई सोच को डिस्कवर करना, फिर उसको बढ़ावा देना, डेवलप करना, देन डिसिप्लिन यानी उसको मेंटेन करना। तो 3D फॉर्मूला को अपना सकते हैं वो। और सब पढ़े सब बढ़े को जोर दिया गया है इस बात पर, यानी कि कोई लिमिटेशंस ना हो, कोई बाउंडेशंस ना हो, जाति ना हो, प्रथा ना हो, कोई धर्म संप्रदाय ना हो, सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, ये एक भावना ले आएंगे तभी मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, न्यू एजुकेशन न्यू डिजाइन हो सकता है एजुकेशन का। उसके बाद है जमे थमे पत्थरों को हटाना और नई दबी नीचे दबी घासों के जीवन को उभारना। इसका मतलब है कि जो रूढ़िवादिताएं हैं, जो रूढ़िवादी सोच जो फैली हुई है, जो पुरानी बेकार सोचें फैली हुई हैं, उन चीज़ों को हटाना है और जो नई रोशनी है, नई घास की तरह एक जो नई सोच है उसको उभारना है। उसके बाद है
यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का इम्प्लीमेंट करके नई नई एजुकेशन के डिज़ाइन को हम बढ़ावा दे सकते हैं। अब जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे, उसके क्या क्या कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उसके लिए एक बेहतर स्कूल परिसर होना चाहिए, वो वो मददगार होगा इसमें। और जितना भी मौजूदा कार्यबल है यानी जो भी हमारे पास कार्य क्षमता है उसको पूरी तरह से झोंक देना। उसके बाद एक मतलब इसको जन आंदोलन की तरह भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, यानी सभी वर्गों में शिक्षा का विस्तार करना। और जो प्रारंभिक शिक्षा है यानी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको खास महत्व देना, विशेष महत्व देना, इस तरीके से हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे स्टेटस ऑफ टीचर, यानी टीचर का क्या दर्जा है, क्या रोल है, उसके बारे में। तो इसके अंदर दो पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। पहला है मिसकंसेप्शन अबाउट टीचर्स स्टेटस, यानी उस टाइम में क्या मिसकंसेप्शंस थे लोगों के दिमाग में टीचर को लेकर, टीचर की प्रोफेशन को लेकर। उसके बाद क्या डिटरमिनेंट्स थे जो टीचर के स्टेटस को डिफाइन करते थे, यानी कि कोई टीचर है तो वो किस बेसिस पे लोग उसको किन किन नज़रिए से देखते थे, किन किन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख के उसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले है मिसकंसेप्शन अबाउट टीचर स्टेटस, यानी टीचरों की जो दशा थी, जो टीचर एक प्रोफेशन है उसको लेकर लोगों के दिमाग में क्या मिसकंसेप्शन था उसके बारे में। तो पहला ये है कि लोग सोचते थे कि वो जो भी उनकी मतलब उनका जो भी हाल है वो उनकी प्राकृतिक दशा है, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, वो प्राकृतिक है, जबकि ऐसा नहीं था। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, लोग सोचते थे कि जो पहले के टाइम में जो गुरुकुल शिक्षा जब हुआ करती थी तो उस समय टीचरों को अपनी आर्थिक सुदृढ़ता से मतलब नहीं होता था। उनका जो मेन एम होता था वो ये होता था कि बच्चों को वो एजुकेशन दे सकें, क्वालिटी एजुकेशन, लेकिन वो उनसे कोई उसके बदले में फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेना चाहते थे। तो लोगों की सोच अभी भी वही बनी हुई है कि टीचर्स जो हैं उनको फाइनेंशियली ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको जो है क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षकों वो भी इस समाज में रह रहे हैं तो उनकी भी ज़रूरतें हैं। उसके बाद है शिक्षा और शिक्षक व्यवसाय के अलावा अन्य चमकते व्यावसायिक रास्ते। तो जो शिक्षक का जो व्यवसाय है उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट नहीं होते, उनको लगता है कि ये प्रोफेशन तो बेकार है, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। उनको जो बाकी रास्ते जैसे डॉक्टर इंजीनियर हो गया, तो ये सारी चीज़ें उनको लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद है लोगों को लगता था कि जो शिक्षक हैं उनकी जो दशा है उनको सिर्फ एक अच्छी सैलरी दे दी या प्रमोशन दे दिया तो इससे उनका जो समाज है उसमें उनकी दर्जा बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये भी मिसकंसेप्शन था। तो ये सारे मिसकंसेप्शंस थे लोगों के माइंड में। उसके बाद क्या क्या वो निर्धारक थे जो शिक्षक की स्थिति को निर्धारित करते थे, यानी टीचर्स को लोग जो जज करते थे तो किन पॉइंट्स को लेकर टीचर को जज करते थे या करते हैं। कितनी डिग्री है टीचर के पास, यानी कि टीचर की प्रोफेशनल क्वालिटी क्या है, प्रोफेशनल अचीवमेंट क्या है, तो उससे जज करेंगे कि हाँ भाई इस टीचर के पास ज़्यादा क्वालिटीज ज़्यादा डिग्रियां हैं तो ये टीचर ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद है सैलरी कैसी है, कम या ज़्यादा, यानी कि टीचर अगर ज़्यादा सैलरी पा रहा है तो भाई ये टीचर अच्छा होगा, लोग ऐसा सोचते हैं। उसके बाद है सीनियर जूनियर, यानी कोई सीनियर टीचर है तो लोग सोचते हैं इसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी, ये ज़्यादा बेहतर पढ़ाता होगा, यानी जो उनकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको लेकर सोचते थे। कोई जूनियर टीचर है तो भाई इसे कम एक्सपीरियंस होगा, इसे कम आता होगा, ऐसा सोचते थे। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब ये भी हो सकता है कि जूनियर टीचर को ज़्यादा आता हो कभी। उसके बाद है द फ्रीडम ऑफ टीचर्स टू टेक पार्ट इन पब्लिक अफेयर, यानी जो सामाजिक मुद्दे हैं उसमें टीचर किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है इसको लेकर भी वो जज करते थे। अगर वो पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है तो भी लोग कहते थे अरे ये एक टीचर प्रोफेशन से है और ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो मतलब एक जजमेंट किया जाता था इस तरीके से। उसके बाद है जनता में जान पहचान, कोई टीचर मतलब पब्लिक उसको किस तरीके से देखती है, कितना जानती है, पहचानती है, तो ये भी उनके स्थिति को निर्धारित करता था। उनके पास ज़्यादा डिग्रियां हैं, ज़्यादा सैलरी है, वो सीनियर है, उसको ज़्यादा लोग जानते हैं, तो उसकी स्थिति को अच्छा समझा जाता था, टीचर की स्थिति को। और वहीं अगर उसके पास कम डिग्री है, उसकी सैलरी कम है या फिर वो जूनियर टीचर है तो उसको बेकार और उसकी स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता था, वो टीचर अच्छा नहीं समझा जाता था, यह समझा जाता है। अब उसके बाद इन्होंने उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या बताया, टीचर्स की जो इमेज है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय दिए। इन्होंने कहा कि उनको जो सार्वजनिक समारोह हैं उसमें खास तौर से आमंत्रित किया जाना चाहिए, ठीक है।
और जो भी शैक्षिक योजनाएं हैं प्रशासन की या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड या टीचिंग प्रोसेस से रिलेटेड, उसमें टीचरों को खास स्थान दिया जाए। यानी टीचरों को ही बोला जाए भाई कि तुम इस तरीके से कोई रूल बनाओ या रेगुलेशन बनाओ, इससे उनका मान सम्मान बढ़ेगा। उसके बाद है स्थानीय और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की योजना और निष्पादन के साथ शिक्षक, यानी जो भी डेवलपमेंट वाले काम जो कुछ भी हो रहे हैं, तो अगर उसमें टीचरों को इन्वॉल्व किया जाए तो ऐसा माना जाता था कि टीचर ज़्यादा बेहतर तरीके से उन चीज़ों में अपने दिमाग को इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद जो मेन था इनकी रिकमेंडेशंस में, वो था शिक्षकों का वेतनमान। लोग जो थे उस टाइम के उन बाकी रिकमेंडेशंस पे ध्यान ना देके उनका मेन जो फोकस था, उनका भी फोकस टीचर की सैलरीज को लेकर ही था कि टीचर की पे स्केल क्या होनी चाहिए। तो उसको इन्होंने पूरी तरह से डिफाइन किया था इस कमीशन ने। प्राइमरी टीचर को इन्होंने कहा कि 500 मिलना चाहिए सबसे पहले शुरुआती तौर पर, पीजीटी टीचर को 700। इस तरीके से जो पूरा ग्राफ है वो यहाँ पर मैंने शो कर रखा है। तो इन्होंने कहा कि इस तरीके से टीचर को शुरुआती तौर पर ये सैलरी मिलनी चाहिए, और ये कैसे कैसे बढ़ती जाएगी उसका भी यहाँ पे इमेज में मैंने शो कर रखा है कि अगर कोई शुरुआती में प्राइमरी टीचर है तो उसे 500 रुपये मिलेंगे, 5 साल बाद उसके 600 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरीके से सैलरी को बढ़ने का जो उन्होंने तय किया था वो भी यहाँ पर शो किया गया था। तो ये थी सारी रिकमेंडेशंस जो चट्टोपाध्याय कमीशन की तरफ से बनाई गई थी टीचर्स के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखिए।